So after having the knowledge of all of the basic terms, we are going further to the basic concepts. In that, first is what is business. सिंपल चीज है, दो या दो से ज्यादा जन एक साथ होके कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी या एक्टिविटीज कर रहे हैं. अगेन when two or more persons come together and doing any economic activity, कौन से पर्पस के लिए? Yes, to earn the profit is called business. So let's see, business is an economic activity. याद रखना, the main purpose would be the economic activity. Economic activity यानी ऐसी activity which involves money, undertaken with the motive of earning profits. The purpose is to earn the profits and to maximize the wealth for the owners. Owners यानी शेयर होल्डर्स है, शेयर होल्डर्स कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं. The main motive is to increase the wealth of the shareholders. Business cannot run in isolation. Isolation यानी अकेले कोई बिजनेस नहीं कर सकता. अगर मुझे बिजनेस करना है ना, तो I should have different parties. Like creditors होने चाहिए. मेन कौन होना चाहिए बिजनेस में? सामने कस्टमर्स होने चाहिए. वेरी गुड, जिसके साथ हम बिजनेस कर पाए. सो इट कैन नॉट बी रन इन आइसोलेशन. देयर शुड बी डिफरेंट पार्टीज. डेटर्स होने चाहिए, क्रेडिटर्स होने चाहिए. फाइन. सामने फिर अनइनवाइटेड पार्टीज भी होती है, लाइक यस, सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म आती है, बट दैट इज एन अदर थिंग. अगर हम बिजनेस प्रॉपर फॉर्म की बात करें तो पार्टनरशिप अगर हम ले रहे हैं, पार्टनरशिप में अगर वो अकेला है, दैट इज नॉट अ बिजनेस. सो वो फॉर्म में मैं अभी डिफाइन कर रही हूँ. Yes, so there should be different parties. जो parties business के साथ जुड़ेगी and सब लोग साथ में मिलके directly और indirectly business run करेंगे. Largely the business activities carried out by people coming together with a purpose to serve a common cause. सब लोग साथ में आके एक common cause को serve करना चाहते हैं. Like अगर production हो रहा है कंपनी में, common cause कौन सा होगा? To generate the goods and to provide or supply the goods to the public. सामने अगर कस्टमर्स आ रहे हैं परचेज करने के लिए, उनका पर्पस क्या होगा? टू परचेज दोस कमोडिटीज एंड टू यूज इन देयर होम. फाइन. तो एक कॉमन पर्पस के लिए सब लोग साथ में आ रहे हैं. This term is often referred to as an organization, which could be organization यानी हम बिगर फॉर्म में अभी बात कर रहे हैं, which could be in different forms such as sole proprietorship, partnership and body corporate. But ध्यान रखना, sole proprietorship यानी गुजराती में एकाकी पेड़ी, जहाँ पे खाली एक ही ओनर होगा. पार्टनरशिप है, वहां पे टू और मोर हो गए. एंड बॉडी कॉर्पोरेट यानी कंपनी में बहुत ज्यादा लोग हो गए. मिनिमम 2, मैक्सिमम जितने करने हैं उतने. एंड दैट विल अगेन डिपेंडिंग अपॉन द फॉर्म ऑफ कंपनी, पब्लिक कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है, वो बात की बात है. अब लाइन टू लाइन जाना नॉट नेसेसरी. योर अंडरस्टैंडिंग इज नेसेसरी. बिजनेस क्या है वो इन शॉर्ट आपको पता होना चाहिए. सेकेंड, व्हाट इज अकाउंटिंग. कोई भी बिजनेस होगा ना तो रिकॉर्ड मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है. रिकॉर्ड मेंटेन करना इज कॉल्ड एज बुक कीपिंग. बट हमें बुक कीपिंग नहीं करना है, हमें अकाउंटिंग करना है. और वो बुक्स को फॉर्म करके लास्ट में एंड रिजल्ट फाइंड आउट करना है, या फिर फाइनेंशियल पोजीशन डिराइव करनी है. दैट इज कॉल्ड एन अकाउंटिंग. सो इन सिंपल लैंग्वेज, अकाउंटिंग मीन्स recording of business transactions in the books of accounts and deriving the result. Result कौन सा हो सकता है? Profit or loss and financial position of the business. Financial position balance sheet से मिलेगी. Very good. Accounting is important as any business is conducted with a view to ascertain financial results of an organization, and for that accounting is necessary. Accounting is inevitable. उसके अलावा कोई भी बिजनेस चल ही नहीं सकता. अकाउंट्स डिपार्टमेंट नहीं होगा ना, वैसा बहुत कम होगा. अब छोटी शॉप में सपोज आपके फादर का कोई बिजनेस है, वेदर इट इज अ स्मॉल बिजनेस और अ बिग बिजनेस, अकाउंटिंग हो रहा होगा, क्योंकि आपको वो पता होना चाहिए कि कितने गुड्स है,
अगर शॉप में स्टॉक है, गुड्स है, तो स्टॉक कैलकुलेशन इज मैंडेटरी। सपोज कोई एक पर्टिकुलर सोप है, वो सोप खत्म हो रहा है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो सोप का स्टॉक कम है? कम स्टॉक है ना, तो वो हम देख के समझ सकते हैं, लेकिन अगर ज्यादा स्टॉक होगा तो फिर उसको रीऑर्डर जब करना है, रीपरचेस करना है, तब तो आपको पता होना चाहिए फ्रॉम द बुक्स कि ये चीज कम है, हमें उसका रीऑर्डर करना चाहिए सप्लायर को। समझ में आया? सो अकाउंटिंग इज इनएविटेबल। अगर अकाउंटिंग नहीं है ना, तो कोई भी बिजनेस सक्सेसफुली रन नहीं हो सकता। अगेन यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। पूरी डेफिनेशन आपको कहीं पे भी याद नहीं रखनी है, खाली हमारा अभी टारगेट क्या होगा कि एक लाइन आपको दी है, 4 ऑप्शंस आपके पास है, आपको आंसर करना है कि इसका आंसर अकाउंटिंग आना चाहिए। दैट्स इट। डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, इट इज ऑल्सो एन आर्ट। कॉमर्स का सब्जेक्ट है लेकिन आर्ट है। कई लोग आर्टिस्ट नहीं है, किसकी बैलेंस शीट मैच नहीं होती है? होती है बैलेंस शीट आपकी मैच हो जाती है? फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होती, थोड़ी देर लगती है। कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा इंक्लूडिंग मी जिसकी बैलेंस शीट एवरी टाइम मैच हो ही जाएगी। वहां पे आप स्ट्रगल करोगे। स्टार्टिंग में 11th स्टैंडर्ड में तो स्ट्रगल हुई होगी कि एग्जाम में आपकी बैलेंस आप ढूंढते रह गए कि यार ये कहाँ गया, इतना डिफरेंस कहाँ से आ रहा है। फाइन, सो इट इज एन आर्ट। इफ यू आर एन आर्टिस्ट, आर्टिस्ट से भी गलती होती है, तो हम तो आर्टिस्ट नहीं है, हमें बनना है आर्टिस्ट। ऐसा अकाउंट पढ़ना है, ऐसे कंसेप्ट क्लियर रखने हैं कि हमारी बैलेंस शीट कभी अनमैच्ड ना हो। सो इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। सबसे पहले ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, दैट इज अ बुक कीपिंग, एंड बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। क्लासिफाइंग, ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई करना है, यस, एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। कौन से ट्रांजैक्शंस हम इंक्लूड करें? ओनली मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस, यस, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, जिसको हम मॉनिटरी वैल्यू में स्पेसिफाई नहीं कर सकते, ऐसे ट्रांजैक्शंस को हमें साइड में रखना है, यानी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करना है। सपोज मैंने चैरिटी की, क्या ये आएगा बुक्स ऑफ अकाउंट? पैसा दिया है चैरिटी में, बिजनेस के फंड में से पैसा मैंने चैरिटी में दिया है। हाँ, बिजनेस में हमें लिखना पड़ेगा। सो ऐसा नहीं है कि हमने मुफ्त में दे दिया, पैसा तो गया है ना, दैट इन्वॉल्व द मनी, तो वो सब हम बाद में कैटेगराइज करेंगे। बट ऐसे ट्रांजैक्शन होने चाहिए जहां पे मनी इन्वॉल्व है। फिर मैंने किसी को दिलासा दे दिया, मैंने किसी को गारंटी दी है, प्रॉमिस की है कि मैं आपको 1 लाख रुपीस दूंगा, मैंने किसी को ऑर्डर दिया है 10 करोड़ रुपीस का, क्या वो बुक्स ऑफ अकाउंट में आएगा? ओनली ऑर्डर दिया है, यस, गारंटी मैंने खाली दी है। अब समझना इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का डिफरेंस। तो वो सब कुछ यहाँ पे हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, जब वो मटेरियलाइज हो गए, यानी मॉनिटरी टर्म्स में हम कन्वर्ट करेंगे। इन आइदर वे, आइदर वी आर रिसीविंग द मनी और वी आर पेइंग द मनी, then we will have to record transactions and events which are in part at least of a financial character. Transactions financial character के होने चाहिए, and interpreting the result thereof. लास्ट में हमें क्या करना है? सबसे पहले हमने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया, फिर क्लासिफाई किया, उसको कैटेगरी के वाइज डिवाइड किया। वो लाइक रेवेन्यू ट्रांजैक्शन है या कैपिटल ट्रांजैक्शन है, कैटेगराइज किया। अगर असेट्स है तो हम उसको कैटेगराइज करते हैं फिक्स्ड असेट में, करंट असेट में। फिर फिक्टिशियस असेट्स है, नॉन रियल असेट, उसमें कैटेगराइज करता है। तो सबसे पहले हमने रिकॉर्ड किया, फिर क्लासिफाई किया, फिर समराइज किया, यानी हम ट्रायल बैलेंस एंड ऑल प्रिपेयर करते हैं, बैलेंस इज फाइंड आउट करते हैं, एंड कैसे ट्रांजैक्शंस को हमने इन्वॉल्व किया है, जो फाइनेंशियल कैरेक्टर के है, फाइनेंशियल नेचर के है, वैसे ही ट्रांजैक्शंस को इन्वॉल्व किया है। एंड लास्ट में व्हाट वी नीड टू डू, यस,
इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है, बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है, एंड वी नीड टू एनालाइज द net result of the business, the financial position of the business, and for that we are preparing two different statements, balance sheet and P&L account. So that is all about accounting. See, अगर आपको practical aspects आ रहे होंगे ना तो थियोरी में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि प्रैक्टिकली आपने ये सब कुछ किया है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप पता है कि किसके बाद क्या करना होगा, तो आपको थियोरी में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. एंड मेनली है ना, गुजराती मीडियम वाले थियोरी से बहुत डरते हैं. आई डोंट नो व्हाई. वो थियोरी की बिक लागे, कोई नहीं डरता. ओहो, थियोरी है ना, आगे आगे जाओ, थोड़ा थोड़ा डर लगेगा लेकिन इससे डरना नहीं है, क्योंकि प्रोफेशनल एग्जाम्स में क्या होता है, आई एम टॉकिंग अबाउट इंटर एंड फाइनल, जहाँ पे एग्जाम्पल्स आप 100 करके गए हो ना, और एग्जाम में 101st वाला एग्जाम्पल आया जो कुछ नया ही है, एंड यू आर नॉट नोइंग हाउ टू स्टार्ट टू सॉल्व. इन दैट केस थियोरी तो वही होती है जो बुक में होती है ना, वही. तो आपको अगर प्रैक्टिकल में 0 मार्क मिल रहे हैं ना, तो सामने थियोरी में से एटलीस्ट आउट ऑफ 8 यू विल गेट 4 मार्क्स. सो थियोरी को कभी भी स्किप मत करना प्रोफेशनल कोर्सेज में. शायद कई बार आप डूब रहे हो ना, तो थियोरी ही बचाएगी. दैट इज माई ओन एक्सपीरियंस. बहुत सारे लोगों का सेम एक्सपीरियंस रहेगा. तो खाली प्रैक्टिकल पे डिपेंड मत करना, फाउंडेशन में भी, क्योंकि थियोरी आपके सिलेबस में है, उसमें से एमसीक्यूज आएंगे, तो उसको स्किप मत करना. अगर ये बेस आपका प्रॉपर है ना, तो आपको आगे जाके बहुत ही इजी रहेगा. So this was the definition given by American Institute of Certified Public Accountants, CPA नाम तो सुना होगा. Then objectives of accounting. चलो ये भूल जाओ, आप मुझे बताओ कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स है, क्यों हमें अकाउंटिंग करना चाहिए. ऑब्जेक्टिव्स यानी पर्पस क्या है. यस, ट्रांजैक्शंस को सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करने के लिए. यस, नेट रिजल्ट फाइंड आउट करने के लिए. फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए. शर्म आवे तमे लोगों थोड़ी थोड़ी नहीं होती तो शर्माओ. और वेरी गुड. डिसीजन मेकिंग के लिए फाइनेंशियल रिकॉर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और जो आप इंटर फाइनल में करोगे, एंड एक्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ में आपका रोल क्या होगा एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट, टू इंटरप्रेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एंड उसके बेसिस पर से आप डिसीजन लोगे कि अगर प्रॉफिट मेकिंग प्रोडक्ट है तो उसको कैसे प्रॉफिट बढ़ाना है, लॉस मेकिंग प्रोडक्ट है तो उसको कैसे लॉस को कम करना है या प्रोडक्ट को जाने देना है. So let's see the objectives. First, providing information to the users for rational decision making. यूजर्स को डिसीजन मेकिंग के लिए इंफॉर्मेशन देता है. सपोज बिजनेस में बैलेंस शीट पब्लिश हुई. बैलेंस शीट है ना, सारे शेयर होल्डर्स के घर पे जाती है. फाइन. अब वो लोग क्या करेंगे, अगर बैलेंस शीट में असेट ज्यादा है, बिजनेस का परफॉर्मेंस बेटर लग रहा है, तो फर्दर इन्वेस्ट करेंगे बिजनेस में. तो इन्वेस्टमेंट करना या नहीं करना डिसीजन होगा. फाइन. और कोई इसके बेसिस पे कौन कौन डिसीजन ले सकता है. यस, टैक्स. मेन टैक्स है ना, हमारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि टैक्स किसके ऊपर लगता है, बिजनेस के प्रॉफिट पे. और प्रॉफिट कहाँ से मिलता है, पीएनएल अकाउंट से. अगर पीएनएल अकाउंट है नहीं ना, तो गवर्नमेंट को पता ही नहीं चलेगा कि कितना प्रॉफिट है और कितना टैक्स चार्ज करना है. तो गवर्नमेंट के लिए तो बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होना मैंडेटरी है. अगर वो नहीं है ना, तो गवर्नमेंट पीछे पड़ जाएगी और मेंटेन करना ही पड़ेगा एनी हाउ. तो वो गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है. फिर क्रेडिटर्स. यस, क्रेडिटर्स है या बैंक है, जिनको बिजनेस को क्रेडिट पे गुड्स या तो सोल्ड करना है, या फिर जिसको बिजनेस को लोन देनी है, वो सबको बिजनेस की डेट पेइंग एबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए. वो कहाँ से पता चलेगा, स्टेटमेंट्स पर से. फाइन. अगर बिजनेस में ऐसा है कि भाई असेट्स बहुत कम है, लायबिलिटी ज्यादा है, एंड द बिजनेस इज अपेरेंटली
नॉट एबल टू रीपे द लोन जो पहले उन्होंने एक्वायर की थी, तो ये केस में नई लोन कोई नहीं देगा बिजनेस को. सो फॉर दैट पर्पस वी मस्ट हैव दोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. और किसी को डिवेंचर होल्डर्स, यानी सारी पार्टीज के लिए ये डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो यूजर्स को डिसीजन मेकिंग के लिए ये डेटा इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट, अगर आपके पास मॉड्यूल है तो आप साइड में यूजर्स कौन कौन से हो सकते हैं वो स्पेसिफाई करना. बुक्स है ना, तो बुक्स ने थोड़ी चीतर चो એટલે થોડો कॉन्फिडेंस आवे जब आप बुक को रीओपन करे हो ना आफ्टर 4 months, तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि ये मैंने पढ़ा हुआ है. सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, अगर अकाउंटिंग है तो ट्रांजैक्शंस प्रॉपर्ली रिकॉर्ड हो पाएंगे. ascertainment of results of above transactions, results में साइड में प्रॉफिट और लॉस. ascertain the financial position of business, जो बैलेंस शीट से पता चलेगी. to know the solvency position, solvent यानी गुजराती में सद्दर, insolvent यानी अदर. तो सॉल्वेंसी पोजीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल डेटा. कहाँ से पता चलेगा? तो असेट्स एंड लायबिलिटीज कितनी है. अगर लायबिलिटीज बहुत ज्यादा है, असेट्स कम है, तो वो इंसॉल्वेंट. वैसे इंसॉल्वेंसी के बहुत सारे क्राइटेरियाज है, बट जनरल फॉर्म में हम कंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि बिजनेस के पास एटलीस्ट इतनी तो असेट्स होनी ही चाहिए कि सारी लायबिलिटीज पे करने के बाद भी कुछ बचे. अगर वो पोजीशन नहीं है ना, देन वी कैन कंक्लूड दैट पोजीशन एज एन इंसॉल्वेंसी पोजीशन. तो सॉल्वेंसी असेट्स या लायबिलिटीज के बेसिस पे पता चलेगी. एंड लास्ट, to enable the readers to assess progress made by the business over a period of time. बिजनेस की प्रोग्रेस जानने के लिए फाइनेंशियल रिकॉर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सपोज आपने स्कूल में 11th स्टैंडर्ड में 3 एग्जाम हुई. फर्स्ट एग्जाम का स्कोर सब्जेक्ट वाइज आपके पास है, सेकंड एग्जाम का स्कोर भी है, थर्ड एग्जाम का स्कोर भी है. आप जनरली क्या करते हो? आपका स्कोर दूसरों के साथ कंपेयर करते हो. भाईबंद तरत फोन जाए कितना आया. बट कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो सेल्फ इवेल्युएशन करते हैं, खुद के पास्ट परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करना. कब वो कंपेयर कर पाएंगे? जब उनके पास डेटा है, तब कंपैरिजन पॉसिबल है ना. तो अगर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स है, अकाउंटिंग हुआ है, तो द बिजनेस कैन कंपेयर इट्स परफॉर्मेंस विथ इट्स पास्ट रिकॉर्ड्स एज वेल एज विथ अदर बिजनेसेस. So to enable the readers to assess progress made by business over a period of time. Objectives एक बार देख लो फटाफट. आपको लिखना नहीं है कहीं भी जगह पे. मैं एग्जाम की बात कर रही हूँ क्योंकि अभी से हम एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग. अकाउंटिंग में कौन कौन से फंक्शंस होते हैं? फर्स्ट, मेजरमेंट. Accounting measures past performance of the business entity and depicts its current financial position. Past performance क्यों बोला गया? क्योंकि बैलेंस शीट एंड पीएनएल अकाउंट है, वो प्रेजेंट कब होता है? एट द ईयर एंड. तो लास्ट डेट पे हमारे पास 2 रिकॉर्ड्स है. कौन से रिकॉर्ड हो गए? वो पूरे साल में जो मूवमेंट्स हुई है ना, वो सब कुछ एक ही स्टेटमेंट में हमने रिकॉर्ड किया है. दैट इज व्हाई वी आर फॉलोइंग द हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट. पोस्टमार्टम अकाउंटिंग है ये. फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ना, वो पोस्टमार्टम अकाउंटिंग है. क्यों? एक बार ट्रांजैक्शन हो गया, उसके बाद उसको रिकॉर्ड किया जाता है, याद रखना. सो दैट इज अ पोस्टमार्टम. पोस्टमार्टम कब होता है? मरने के बाद. तो ट्रांजैक्शन हो गया, पैसे खर्च हो गए, उसके बाद हम रिकॉर्ड कर रहे हैं. वी आर नॉट प्लानिंग एनीथिंग ओवर हियर.
वी आर नॉट हैविंग दैट पर्पस ऑफ कंट्रोलिंग कि पहले से हम एक्सपेक्टेड या टारगेट कॉस्ट रखे, फिर वो कॉस्ट के रेंज में हम कॉस्ट को इनकर करें, उसके बाद हम वेरिएंसेस फाइंड आउट करें जो आप कंट्रोल में करते थे। एक स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश करना है, एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करना और डेविएशंस फाइंड आउट करना, वो यहाँ पे नहीं है, कंट्रोलिंग है। और वो कंट्रोलिंग हम कॉस्ट अकाउंटेंट्स करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटेंट्स नहीं करते हैं। तो धीरे धीरे आपको कॉस्टिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डिफरेंस समझ में आएगा। तो इन शॉर्ट मेजरमेंट होता है डिफरेंट डिफरेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का। सेकंड, फोरकास्टिंग। अकाउंटिंग हेल्प्स इन फोरकास्टिंग। अगर आपके पास पास्ट रिकॉर्ड है ना, तो आप फ्यूचर को फोरकास्ट यानी प्रिडिक्ट, फोरकास्ट करना यानी प्रिडिक्ट करना, प्रिडिक्ट कर सकते हो। कैसे? सपोज आपने प्रोविजन फॉर बैड डेट अभी तक लगाई है 5%, लेकिन पास्ट ईयर में, लास्ट ईयर में बैड डेट ज्यादा हुई है, अब आप कितनी प्रोविजन लगाओगे? 10% और मोर देन 10%। तो फोरकास्टिंग के लिए अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो एक्चुअली अवेलेबल है, दैट इज वेरी हेल्पफुल। डिसीजन मेकिंग, वी ऑलरेडी डिस्कस दैट। बिजनेस को डिसीजन लेने में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सेकेंड, डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज को भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको एक ऑफ द टॉपिक है थोड़ा, आई विल एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कॉस्टिंग जो आप पढ़ रहे हो उसका थोड़ा कंसेप्ट मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, बेसिक है, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग। चलो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में वी हैव P&L अकाउंट, क्रेडिट पे, सपोज ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट कंबाइंड है, तो क्रेडिट साइड पे बाय सेल्स आएगा, ट्रेडिंग में पहली पर्टिकुलर 2 परचेसेस, फिर सारे एक्सपेंसेस यहाँ पे आ गए, इनकम्स ऑन द क्रेडिट साइड, नेट प्रॉफिट मिलेगा, एंड रिजल्ट ऑफ P&L अकाउंट। Suppose the company is producing 4 products ABCD. चलो, कैन यू टेल मी ये जो सेल्स है उसमें A का पोर्शन कितना है, B का पोर्शन कितना है, C का पोर्शन कितना है, D का पोर्शन कितना है? नहीं पता चलेगा, कॉस्ट में पता चलेगा। सो डिसीजन मेकिंग है ना, वो बेटर कहाँ पे हो सकता है? कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटेंट जो करता है ना, वो कॉस्टिंग के रिकॉर्ड को इंटरप्रेट करता है। मैनेजमेंट अकाउंटेंट का भी सेम काम है, इंटरप्रेट करेगा और बाद में डिसाइड करेगा। सपोज प्रोडक्ट ए में से 20,000 का प्रॉफिट हुआ है, प्रोडक्ट बी में से 50,000 का लॉस हुआ है, प्रोडक्ट सी में से 30,000 का प्रॉफिट मिला है, एंड प्रोडक्ट डी में 10,000 का प्रॉफिट मिला है। चलो, ये नेट प्रॉफिट में हम कितना लिखेंगे? ये प्रॉफिट यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा। अब डायरेक्टली जब जिसके पास फाइनेंशियल रिकॉर्ड है ना, P&L अकाउंट, वो तो देखेगा बिजनेस इज डूइंग वेरी वेल, बिजनेस इज जनरेटिंग द प्रॉफिट, तो पता ही नहीं चलेगा कि एक ऐसी प्रोडक्ट है ना जहाँ पे लॉस हो रहा है, जो लॉस मेकिंग प्रोडक्ट है। अब चलो, ये प्रोडक्ट का क्या करना चाहिए, टेल मी। एक तो चलो प्रोडक्शन शट डाउन कर देना, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। और कुछ हो सकता है? क्या कर सकते हैं वो? प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी इम्प्रूव कर सकते हैं। चलो, क्वालिटी इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हैं। फिर कॉस्ट कम करना, वेरी गुड। फिर यस, मार्केटिंग एफर्ट्स बढ़ाना, बट दैट अगेन विल एड टू द कॉस्ट।
मार्केटिंग करना है, विदाउट कॉस्ट नहीं हो सकता। एंड हमारे पास उतना ये प्रोडक्ट में से सेल्स रेवेन्यू नहीं हो रही है, बट वी स्टिल हैव द प्रॉफिट फ्रॉम अनदर प्रोडक्ट, सो वी कैन डू द मार्केटिंग एफर्ट्स। तो मैं वो यहाँ पे लिख रही हूँ, मार्केटिंग बढ़ाओ प्रोडक्ट का। फिर प्रॉफिट बढ़ाना है ना, देयर आर टू मेन फैक्टर्स, या तो सेल को बढ़ाओ या तो कॉस्ट को कम करो, क्योंकि प्रॉफिट का स्टेटमेंट कैसा आ रहा है, सेल्स माइनस कॉस्ट इक्वल्स टू प्रॉफिट। तो अगर मुझे ये नेगेटिव 50,000 को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, तो आइदर आई नीड टू इंक्रीज द सेल्स और आई नीड टू रिड्यूस द कॉस्ट। अब सेल्स again is divided into two components, selling price per unit into number of units। तो आप सेल्स बढ़ाने के लिए दो चीजें कर सकते हो, या तो आप सेलिंग प्राइस बढ़ाओ और नंबर ऑफ यूनिट्स जितना पहले प्रोडक्शन था ना उतना ही प्रोड्यूस करो, या फिर सेलिंग प्राइस पर यूनिट एज इट इज रखो और आपका प्रोडक्शन बढ़ा दो, नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाओ। तो अगर सेल बढ़ेगा और वो भी हमें चेक करना है कि कॉरेस्पॉन्डिंग कॉस्ट कितना इंक्रीज हो रहा है, अगर वो सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज हो रहा है ना, तो अगेन विल हैव दैट लॉस ऑफ 50,000 एंड दैट वी डोंट नीड। समझ में आया? तो वी विल डू सम एफर्ट्स टू इंक्रीज दैट सेल्स अमाउंट। अब ये आपने क्या किया, बिजनेस में कॉस्ट अकाउंटेंट है, मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स एंड मैनेजरियल पोजीशन पे जो लोग बैठे होंगे ना, ये डिसीजंस लेंगे इन फ्यूचर जो आपने अभी लिए हैं। So that is the difference of financial accounting and cost accounting। cost accounting में product wise detail मिलेगी, तो आपको पता चलेगा कि कौन सी पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैसे बिहेव कर रही है, उसका कैसा रिजल्ट है, प्रॉफिट में कौन जा रही है, लॉस में कौन जा रही है, एंड अकॉर्डिंगली यू विल टेक द डिसीजंस कि कौन सी प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, कौन सी प्रोडक्ट परफेक्टली जा रही है। सपोज इफ वी टॉक अबाउट हिंदुस्तान यूनिलीवर, माय फेवरेट कंपनी, क्योंकि इतनी सारी प्रोडक्ट्स है ना, मुझे अगर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ाना है या ऑपरेशंस मैनेजमेंट पढ़ाना है या फाइनल लेवल पे कोई भी टॉपिक पढ़ाना है, दैट इज द बेस्ट कंपनी टू गिव एन एग्जांपल, क्योंकि इतनी सारी प्रोडक्ट रेंज है ना, यू कैन नॉट इवन थिंक। कई बार है ना, आप डीमार्ट में जाओगे, बहुत सारे शैम्पू पड़े हैं, बहुत सारे सोप्स पड़े हैं, आप जनरली क्या करते हो, कोई भी शैम्पू से डैंड्रफ तो जाएगा नहीं, दैट इज फॉर श्योर। कोई भी ऐसा सोप नहीं है जिससे हमारा कालापन गोरेपन में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज अगेन इम्पॉसिबल। तो हम लोग क्या करते हैं, दो सोप्स को लिए, फिर हमने थोड़े कंटेंट देखे, दैट यूजुअली द पीपल डू, छोकराओ ना करे कि तू है नेटलू आम नाकिन गेर। तो जनरली होता है, फिर दोनों में से जिसकी प्राइस कम है ना, वो प्रोडक्ट परचेस करता है कि भाई किसी से हमारा उद्धार तो होने नहीं वाला है, तो जो प्रोडक्ट कम कॉस्ट में मिल रही है चलो वो लेके चले जाए। एक्चुअली जो प्रोडक्ट्स आप कंज्यूमर मार्केट में कंपेयर करते हो ना, उसमें से ये शैम्पू है या सोप्स है, बहुत सारी प्रोडक्ट्स हिंदुस्तान यूनिलीवर की ही है। आपने ट्रेसमे लिया, सनसिल्क लिया, डव लिया, एक ही कंपनी प्रोडक्शन कर रही है, एक ही फॉर्मूला है। आप कई बार है ना, जब परचेस करो ना, तो अब ये हैबिट कल्टीवेट करना कि प्रोडक्ट के पीछे डिस्क्रिप्शन चेक करना, कौन सी कंपनी वो प्रोडक्ट बना रही है। कंटेंट में जाने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हम वो केमिकल इंजीनियरिंग वाला हमें नहीं करना है, एना लीधे तो वहीं बैठा है। तो वो कंटेंट का अभी के लिए जाने देना, बाद में वो भी आपको चेक करना पड़ेगा, बट ऑन द फर्स्ट प्लेस यू नीड टू चेक कौन सी कंपनी ये प्रोडक्ट बना रही है। तो कई बार आप कंपैरिजन कर रहे हो ना कि ये बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है, सेम कंपनी ने प्रोड्यूस की है, तो वैसी कंपनी जहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोडक्ट रेंज है, वो कंपनी के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग भी इनएविटेबल हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट वाइज रिजल्ट अलग अलग होगा। सभी प्रोडक्ट के अलग अलग एरियाज है। सपोज क्वालिटी वॉल्स है आइसक्रीम, जो हिंदुस्तान यूनिलीवर का है, सामने सनसिल्क है, शैम्पू है, सोप है सपोज डव, फिर ब्रूक बॉन्ड है कॉफी, फिर टी है आई थिंक ताज, ये सब एक ही कंपनी का है। सभी का प्रोडक्शन तो अलग अलग है, प्रोडक्शन यूनिट्स अलग अलग हो गए, स्टाफ अलग अलग हो गए, मैनेजर्स अलग अलग हो गए, ये सभी के लिए कॉस्टिंग इंपॉर्टेंट है। तो डिसीजन मेकिंग के लिए फाइनेंशियल अकाउंट से ज्यादा कॉस्ट अकाउंट्स इंपॉर्टेंट है। फोर्थ, कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन। कंपैरिजन किसके साथ करनी है, लास्ट ईयर्स एंड
कॉम्पिटिटर्स। सो दोनों के साथ कंपैरिजन के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज हेल्पफुल एंड उसके बेसिस पे हम इवेल्युएशन भी कर सकते हैं। कंट्रोल है ना, वो अकाउंटिंग में हम कॉस्ट अकाउंटिंग को देंगे, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग में वो कंट्रोल वाला एस्पेक्ट आ जाएगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कंट्रोल नहीं होता। गवर्नमेंट रेगुलेशंस एंड टैक्सेशन, गवर्नमेंट अथॉरिटीज एंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए अकाउंटिंग डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है। अगर कोई भी कंपनी में, वैसे अकाउंटिंग डेटा मेंटेन करना इज कंपलसरी, कंपनीज एक्ट में आई थिंक सेक्शन 128 है जिसमें रिकॉर्ड मेंटेन करना तो कंपलसरी है। सो देयर इज नो ऑप्शन कि हम रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करेंगे। क्यों कंपलसरी किया? क्योंकि सामने इनकम टैक्स वाले बैठे हैं, तो उनको तो क्या करना था, खाली पार्लियामेंट जब लॉ बनाती है ना तो उनको खाली एक सेक्शन ऐड ही करना था कि भाई ये कंपलसरी है, पेनल्टी उसकी दे दी। क्यों? उनका काम निकल रहा था, गवर्नमेंट का काम निकल रहा है, उनको तो टैक्स मिलेगा, अगर प्रॉफिट है तो उनको टैक्स मिलेगा, तो उनके लिए उन्होंने प्रोविजंस बनाई है। तो बहुत सारी पार्टीज के लिए अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट है। एक बार फंक्शंस देख लो। चलो नेक्स्ट इज बुक कीपिंग। बुक कीपिंग सबको पता है, ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना, दैट इज कॉल्ड अ बुक कीपिंग। सो लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। वैसे डिफरेंस सबको पता है बेसिक लेवल पे, व्हाट इज दैट? यस, बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग में खाली ट्रांजैक्शंस को हमें रिकॉर्ड करना है। अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करने के बाद जो हम जर्नल एंट्रीज करते हैं, अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, पोस्टिंग करते हैं, वो पूरा अप टू द प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट विल बी अ पार्ट ऑफ एन अकाउंटिंग। So bookkeeping is the recording of transactions in the books of accounts. खाली transaction को लिखना, that is a bookkeeping. And accounting means recording of business transactions in the books of accounts. Record तो करना ही है क्योंकि bookkeeping is a part of accounting. And deriving the result and financial position of the business. Result derive करने के लिए and financial position जानने के लिए सारे steps हमें follow करने पड़ेंगे, from passing out the journal entry up to preparation of balance sheet. Step bookkeeping is first step, accounting is subsequent step. Subsequent यानी पछीनु, next step. लिख दो साइड में। Bookkeeping is done by junior staff. Accounting is done by senior staff with skill of analysis and interpretation. हम किसी को भी अकाउंट्स प्रिपेयर करने के लिए नहीं बिठा सकते, उसके पास अकाउंटिंग का नॉलेज होना चाहिए। अभी आप लोग बैलेंस शीट बना सकते हो तो यू कैन प्रिपेयर और डू द अकाउंटिंग। सपोज आपका कोई फ्रेंड है जो साइंस बैकग्राउंड का है, अगर उनको आप बोलो कि अकाउंटिंग करना है, मस्ती ना कर इसने आओ कैसे, वो क्या कर सकता है, वो बुक कीपिंग तो कर सकता है क्योंकि ट्रांजैक्शन को खाली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है, दैट डज नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ स्किल। बट अगर हमें पूरा अकाउंटिंग करना है तो वो सीनियर स्टाफ करेगा, तो दोनों में इतना डिफरेंस है। एंड लास्ट
बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव, सी मॉड्यूल में से कई सारे पॉइंट्स है ना वो मैंने स्किप किए होंगे, आपके लिए जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही मेरे मटेरियल में होगा। अननेसेसरी वार्ता नहीं करवी, सो लेट इट गो। जितना मैं करवा रही हूँ ना, ट्रस्ट मी, मोर देन इनफ है। Objective of bookkeeping is to summarize the effect of all economic transactions of business by maintaining the record of each business transaction. Record maintain करना is the objective of bookkeeping. सामने objective of accounting is not only bookkeeping but analyzing and interpreting the reported financial information. So यहाँ पे खाली recording होगा, यहाँ पे recording प्लस इंटरप्रिटेशन होगा। इंटरप्रिट करना यानी तारण काढवू, एमांथी कंईक मीनिंग काढो। चलो एक बार डिफरेंस देख लो। नेक्स्ट अकाउंटिंग साइकिल। साइकिल में सबसे पहले क्या करना है, बुक कीपिंग। कोई भी ट्रांजैक्शन होगा हम पहले बुक कीपिंग करेंगे यानी रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, बाद में जर्नल एंट्रीज करेंगे। वो ट्रांजैक्शन पर से जर्नल एंट्रीज होगी। जर्नल एंट्रीज के बाद लेजर अकाउंट्स बनाएंगे और अकाउंट्स में पोस्टिंग होगा। पोस्टिंग के बाद हमें बैलेंसेस मिलेंगे। अकाउंट्स क्लोज करने के बाद हमें बैलेंसेस मिलेंगे। वो बैलेंसेस हम ट्रायल बैलेंस में शिफ्ट करेंगे। ट्रायल बैलेंस के नीचे एडजस्टमेंट्स होंगे। वो एडजस्टमेंट्स की सबसे पहले एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करेंगे, क्योंकि एंट्रीज में ना डेबिट एंड क्रेडिट होता है और हमने ये सुना है कि एडजस्टमेंट्स की दो इफेक्ट्स होती है। तो अल्टीमेटली व्हाट वी आर डूइंग, वी आर पासिंग आउट द जर्नल एंट्री फॉर एडजस्टमेंट्स। तो एडजस्टमेंट एंट्रीज होगी। ये सब कुछ आपके सिलेबस में है A to Z। उसके बाद एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनेगा, जो जनरली हम प्रिपेयर नहीं करते हैं। उसके बाद क्लोजिंग एंट्रीज आती है एंड लास्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं। क्लोजिंग एंट्रीज में क्या करेंगे, ध्यान से समझना। सपोज वी हैव अ रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है, रेंट पेड। डेबिट बैलेंस होता है, तो उसका बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे आएगा, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे आएगा। डिफरेंस कहाँ पे आएगा, डिफरेंस डेबिट के क्रेडिट, डिफरेंस यहाँ पे आएगा या यहाँ पे। क्योंकि नेक्स्ट पीरियड में ये एज एन ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे जाएगा और वो डेबिट बैलेंस है। फाइन। अब ये जो डिफरेंस हम नेक्स्ट पीरियड में नहीं ले जाते। सपोज अकाउंटिंग ईयर खत्म हो गया है, तो ये कहाँ पे जाएगा, P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे। तो उसको क्लोज करने के लिए क्लोजिंग एंट्री पास करनी पड़ेगी। समझ में आया सबको। तो क्लोजिंग एंट्री किसके लिए होगी, सारे नॉमिनल अकाउंट्स के लिए। नॉमिनल अकाउंट्स कौन से होंगे, एंड एक्सपेंसेस और इनकम की क्लोजिंग एंट्रीज होगी, जिसको हमें इवेंचुअली लास्ट डेट पे क्लोज करके P&L या ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करना है। उसके लिए सबसे पहले क्लोजिंग एंट्रीज होगी और वो क्लोजिंग एंट्री पास करने के बाद P&L अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनेगी। क्लियर है। सो दिस इज द अकाउंटिंग साइकिल। एक बार देख लो, वैसे आ ही जाएगा आपको, बट स्टिल एक बार ध्यान से देख लो।
एक दो लेक्चर्स के बाद फुल ऑन एग्जांपल्स हो गए प्रैक्टिकल। नेक्स्ट, अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन। अभी तक अकाउंटिंग यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही था आपके माइंड में। नाउ देयर आर 3 थिंग्स और 3 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग: फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम सबको पता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द जर्नल एंट्रीज अप टू प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग किसके लिए बनता है? टू नो द फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर द पीरियड एंड स्टेट ऑफ अफेयर्स यानी फाइनेंशियल पोजीशन ऑन द लास्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। उसका दूसरा नाम है एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट, स्टेवर्डशिप अकाउंटिंग। सेकेंड इज कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग से हमें डिटेल्ड डेटा मिलेगा प्रोडक्ट वाइज एंड पर यूनिट कॉस्ट भी आपको मिल सकता है। सो डिटरमाइनिंग द टोटल कॉस्ट एंड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट। इंडिविजुअली सारी प्रोडक्ट्स का आपको डेटा मिलेगा। टोटल कॉस्ट यानी प्रोडक्ट को बनाने में टोटल कितना खर्चा हुआ, एंड कॉस्ट पर यूनिट। सपोज टोटल कॉस्ट इज 2 लाख रुपीज टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट ए and we have produced 2000 units, तो पर यूनिट कितना कॉस्ट हुआ? 200 या 20? 1 2 3 1 2 3 200 रुपीज पर यूनिट। अब कंपनी क्या करेगी? ये जो कॉस्ट आया कॉस्ट पर यूनिट, उसके ऊपर अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेगी एंड सेलिंग प्राइस पर यूनिट डिसाइड की जाएगी। नॉट ऑलवेज बट जनरली ये होता है। एंड लास्ट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सो अकाउंटिंग टू असिस्ट द मैनेजमेंट इन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। रेशियो एनालिसिस पढ़ा है? रेशियो एनालिसिस आई डोंट नो गुजराती में उसको क्या बोलते थे, कोई ना खबर है? रेशियो एनालिसिस, अकाउंटिंग रेशियोस, ओके एवं आवતું તો કશુંક। सो रेशियो एनालिसिस है ना, वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट है, जहाँ पे जनरली क्या होता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स को एनालाइज करना, उसके बेसिस पर से रेशियोज एंड अदर डिटेल्स फाइंड आउट करना, जो मैनेजमेंट को हेल्पफुल होगा फॉर फर्दर डिसीजन मेकिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग के डेटा को यूज करके मैनेजमेंट जो डिसीजन लेता है ना, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। उसका दूसरा नाम है डिसीजन अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का दूसरा नाम है कंट्रोल अकाउंटिंग। कॉस्टिंग में मेन क्या होता है, ध्यान से समझना, क्योंकि अभी हम खाली अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं आया है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आएगा ना, तब फिर मैं कॉस्टिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में नहीं जाऊंगी, फिर हम यहाँ से ही कंटिन्यू करेंगे। अभी जनरल फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग है जहाँ पे सब कुछ इज नेसेसरी। अब कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होगा, तो स्टैंडर्ड्स आप एवरीडे बेसिस पे कॉस्ट अकाउंटिंग करते हो, ध्यान रखना और बाद में कंपेयर करना। पहले बजट प्रिपरेशन होता है, बजट यानी स्टैंडर्ड्स प्रिपेयर करना। सपोज कोई प्रोडक्ट बनानी है, उसमें कंपनी ने डिसाइड किया है कि प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्ट को बनाने का जो खर्चा है, दैट शुड बी ₹10 करोड़। सपोज हाँ, लॉट में प्रोडक्ट बन रही है, एक पीस को बनाने के लिए 10 करोड़ नहीं, इंडिया में ना चला वो 10 करोड़ पूरा प्रोडक्शन कॉस्ट है। सपोज सब कुछ मिला के प्रोडक्शन का ही खाली, और वो है ना स्टैंडर्ड है, टारगेट है कि 10 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वो कब एनालाइज किया जाएगा, जब प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है ना, उससे पहले स्टैंडर्ड डिसाइड किया जाएगा। उसके बाद एक्चुअल कॉस्ट हुआ होगा, यानी प्रोडक्शन एक्टिविटीज हुई और एक्चुअल कॉस्ट मिला, एंड दैट इज ₹11 करोड़। 1 करोड़ ज्यादा एक्सपेंड किया, दिस इज कॉल्ड डेविएशंस। अब कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है, इसको कंट्रोल करना है। डेविएशंस को कम करने के स्टेप्स आपको एक्सरसाइज करने होंगे, या फिर स्टैंडर्ड नया बनाना पड़ेगा।
वी हैव 2 ऑप्शंस, बट जनरली कंपनी ये सोचेगी कि ये जो एक्चुअल कॉस्ट 11 करोड़ का हुआ है उसको कैसे कम किया जाए और उसको कैसे विद इन द टारगेट और बजट लाया जाए एंड प्रॉफिट जनरेट किया जाए। आप कैसे करते हो ये चीज? पॉकेट मनी होती है, ये करते हो आप कि भाई पॉकेट में इतने पैसे हैं, मुझे इतना इतना परचेस करना है, अब लिमिटेड रिसोर्सेस को कैसे यूटिलाइज करना है इन एन ऑप्टिमम मैनर। तो आप एवरीडे बेसिस पे कई सारे लोगों के घर पे वो लिखते हैं कि ये चीज का इतना खर्चा हुआ। कई लोग बड़े बड़े एक्सपेंडिचर्स को लिखते हैं, कई लोग छोटे छोटे एक्सपेंडिचर्स को लिखते हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर ओन एक्सपीरियंसेस एंड एनीथिंग एल्स। बट वो प्रिपेयर करना, मेंटेन करना जरूरी है टू नो कि कहाँ पे कितना एक्सपेंड हुआ, हमारे पास है कितना और उसमें से हम कितना स्पेंड कर रहे हैं। पर्पस मेन उसका क्या होता है? कंट्रोल, कि हमारा अननेसेसरी पैसा कोई जगह पे खर्च ना हो जाए। So 3 types of accounting: financial, cost and management. याद रखना, नाम important है for MCQs. And the last thing for today's session, difference between management accounting and financial accounting. अब ये अकाउंटिंग के बारे में आपको thoroughly समझ में आएगा। First is meaning. मैनेजमेंट अकाउंटिंग में अकाउंटिंग टू असिस्ट द मैनेजमेंट इन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। ऐसा अकाउंटिंग है जो मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग किसके लिए है? टू नो द फाइनेंशियल रिजल्ट्स एंड फाइनेंशियल पोजीशन। आपका आंसर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ऑलवेज सेम ही आना चाहिए, टू नो द फाइनेंशियल रिजल्ट्स एंड फाइनेंशियल पोजीशन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन कौन से डेटा पर से मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है? तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग होगा ना, उसके बेसिस पर ही मैनेजमेंट डिसीजन लेता है। डायरेक्टली ऐसे कंपनी में आके ऐसा नहीं बोल देता ऐसे करके कि नहीं आज मुझे डिसीजन लेना है। डेटा के बेसिस पे डिसीजंस होते हैं। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज प्राइमरी बेस्ड ऑन द डेटा अवेलेबल फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड साइड में लिख देना एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। बट जनरली फाइनेंशियल अकाउंटिंग से डेटा लिया जाता है स्पेशली फॉर फंड्स फ्लो, कैश फ्लो और रेशियो एनालिसिस। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन द मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस ऑफ द एंटरप्राइज। किसके बेसिस पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है? खाली एक ट्रांजैक्शन होना चाहिए, वो ट्रांजैक्शन है तो हम पूरा अकाउंटिंग कर सकते हैं उसका, फ्रॉम पासिंग आउट द जर्नल एंट्रीज अप टू प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का फोकस, its main focus is on providing necessary information to the management. मेन अकाउंटिंग का पर्पस क्या है? मैनेजमेंट को नेसेसरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना ताकि मैनेजमेंट डिफरेंट डिफरेंट डिसीजंस ले पाए एंड कंट्रोल कर पाए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन फोकस टू गिव द फाइनेंशियल रिजल्ट्स एंड फाइनेंशियल पोजीशन। वो आंसर ऑलवेज सेम रहेगा। रिपोर्ट्स प्रिपेयर्ड इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग आर मींट फॉर यानी किसके लिए है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो रिपोर्ट आएगा ना वो मैनेजमेंट के लिए है, क्योंकि मैनेजमेंट को इसके ऊपर से डिसीजंस लेने हैं। सामने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रिपोर्ट्स किसके लिए है? जनरली शेयर होल्डर्स के लिए है, क्योंकि जो फाइनेंशियल अकाउंट्स बनते हैं ना बाद में वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स को सप्लाई किए जाता है, सबमिट किए जाते हैं, उसके बेसिस पे से वो लोग डिसीजन लेते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के डेटा पर से मैनेजमेंट डिसीजन लेता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के डेटा पर से शेयर होल्डर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स, अदर जो लोग होते हैं ना क्रेडिटर्स, डेटर्स, वो लोग स्टेक होल्डर्स है, STAK स्टेक होल्डर्स, एंड जिसने इन्वेस्ट किया है दे आर शेयर होल्डर्स। Nature of reports may contain both subjective and objective figures, यानी मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी।
मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मॉनिटरी डिटेल्स भी हो सकती है, नॉन मॉनिटरी डिटेल्स भी हो सकती है। सपोज कोई एकदम जबरदस्त एम्प्लॉय है, बहुत ही काम करता था, बहुत ही नॉलेजेबल था, वो अभी कंपनी को छोड़ के जा रहा है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में उसकी कोई डिटेल्स आएगी, उसकी वजह से जो लॉस होने वाला है वो रिकॉर्ड नहीं, क्योंकि वो नॉन मॉनिटरी टर्म में है। बट मैनेजमेंट के इसके बेसिस पर से कोई डिसीजन लेगा तो डेफिनेटली यस। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में नॉन मॉनिटरी मैटर्स आती है। सपोज लेबर टर्नओवर रेशियो बहुत ज्यादा है, लेबर टर्नओवर यानी जो लोग लेबरर्स कंपनी छोड़ के जाते हैं ना, वो ज्यादा है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कहाँ पे कोई भी जगह पे आपने देखा है लेबर टर्नओवर रेट हाई, उसका कॉस्ट नो। बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में वो मैनेजमेंट कंसीडर करेगा एंड उसके बेसिस पर से डिसीजन लेगा। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी सारी मैटर्स कंसीडर की जाएगी। सामने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ओनली मॉनिटरी मैटर्स विल बी कंसीडर्ड, ऑब्जेक्टिविटी यानी मॉनिटरी। स्टैट्यूटरी ऑडिट, ऑडिट का जनरल मीनिंग समझना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपने प्रिपेयर कर दिए कंपनी में एज एन अकाउंटेंट, बाद में उसको चेक कौन करेगा? सीए में भी ऑडिट करते हैं। હવે તમે છે ના કરો છો ને તો જરાક બોલજો। કંપની સેક્રેટરી भी સેક્રેટરીयल ऑडिट करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स स्टैट्यूटरी ऑडिट करता है, कॉस्ट अकाउंटेंट्स कॉस्ट ऑडिट करता है। सबका अलग अलग ऑडिट हम भी कर सकते हैं। वी कुड आल्सो बी एन ऑडिटर लेटर ऑन। सो रिपोर्ट्स आर नॉट सब्जेक्ट टू स्टैट्यूटरी ऑडिट। मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो अकाउंट्स बनाता है ना, उसमें ऑडिट करना कंपलसरी नहीं है, लेकिन जो फाइनेंशियल अकाउंट्स है, जो बैलेंस शीट है एंड पीएनएल अकाउंट है, उसका ऑडिट होना मैंडेटरी है अंडर द कंपनीज एक्ट। उसका अकाउंट अगर ऑडिट नहीं करवाए है तो फिर कंपनीज एक्ट की पेनल्टी लगेगी। तो ऑडिट इज कंपलसरी फॉर विच काइंड ऑफ अकाउंट्स? फाइनेंशियल अकाउंट्स एंड नॉट मैंडेटरी फॉर मैनेजमेंट अकाउंट्स। मेन सीए एंड सीएमए का डिफरेंस यही है। सीए जो होता है ना, वो बैक फुट पे काम करता है, तो बोथ द प्रोफेशनल्स आर इम्पोर्टेंट। डिफरेंस क्या है? सीए है ना बैक फुट पे काम करता है, यानी वो ऑडिट करते हैं। ऑडिट कब होगा? जब ट्रांजैक्शंस हो जाएंगे, अकाउंटिंग हो जाएगा, उसका एंड रिजल्ट आ गया ना, उसके बाद सीए का रोल स्टार्ट होगा। सीएमए का रोल कब स्टार्ट होता है? फ्रंट फुट पे काम करता है। कॉस्ट कैसे कम करना है, अभी तो कॉस्ट इनकर भी नहीं हुआ, उसके पहले कॉस्ट अकाउंटेंट का रोल स्टार्ट हो जाता है। तो इफ देयर इज नो कॉस्ट अकाउंटेंट देयर इज नो बिजनेस, याद रखना। तो दोनों का इंडिविजुअल रूल है। आई एम नॉट सेइंग दैट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर नॉट इम्पोर्टेंट, बट वी कॉस्ट अकाउंटेंट्स आर नॉट लिस्ट इम्पोर्टेंट, वी आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। हमारा रोल फ्रंट फुट पे है, पहले से स्टार्ट हो जाता है। जब प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ ना, तब से हम वहां पे है कंपनी में। और इसीलिए सीएमए में कभी यार कोई भी प्रोफेशनल कोर्स है उसमें कभी मंदी नहीं आएगी, इन्फ्लेशन नहीं होगा। जैसे आपने बीकॉम में देखा होगा, सभी जगह पे बीकॉम वाले हो गए। बीकॉम इज वेरी कॉमन नाउ, बट प्रोफेशनल कोर्सेज में ये कभी नहीं होगा। स्कोप मैनेजमेंट अकाउंटिंग में इट इवेल्युएट्स द सेक्शनल एज वेल एज द एंटायर परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। इट्स स्कोप इज वाइड। स्कोप बहुत ज्यादा है क्योंकि वो कौन कौन से डेटा को कंसीडर करता है? फाइनेंशियल प्लस कॉस्ट अकाउंटिंग के डेटा को कंसीडर करके उसके बेसिस पर से डिसीजन लेता है। स्कोप यानी एरिया ऑफ वर्क। तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट का ज्यादा होगा, फाइनेंशियल अकाउंटेंट का कम होगा। फाइनेंशियल अकाउंटेंट इज हैविंग द नैरो स्कोप। तो एक बार डिफरेंस एंड थियरी खाली एक एक बार पढ़ के आना, तो आपको नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।